सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके हम आज देखेंगे टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये पॉलिटी का फोर्थ पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करे थे। ठीक है, चैनल में अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, तो मैंने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग बना के रखी है। तो उसमें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको पिछले 3 वीडियो मिल जाएंगे और ये वाला भी वहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो पिछले 3 इसके बाद जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड दूंगा और आप उसमें खुद भी आंसर सोचिएगा और फिर मेरे आंसर बताने के बाद जज करिएगा कि यहां पर आपका मतलब जजमेंट या नॉलेज सही है या नहीं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको आपकी अपकमिंग तैयारी के लिए काफी हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पर मैं 5 सेकंड ज्यादा नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे डील करता है आपको बताना है। सोचिए, आर्टिकल 312, ऑप्शंस देख लीजिए। इज इट अबाउट द मनी बिल, द ऑल इंडिया सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स, रिवर्स मतलब रिवर वाटर की यहां बात कर रहा हूं, रिवर वाटर्स, या गवर्नर की पावर्स। ठीक, तो आपको बताना है आंसर, गेस करिए। द राइट आंसर इज ऑल इंडिया सर्विसेज। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, आप जानते हैं कि हमारी सर्विसेज 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। 3 तरह की सर्विसेज होती हैं। पहली होती है ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। दूसरी होती है सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, और तीसरी होती है स्टेट सर्विसेज। ठीक, तो सर्विसेज प्राइमरीली 3 तरह की होती हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विस आती हैं, उन तीनों के नाम मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। ये 3 सर्विसेज दे आर कॉमन टू बोथ स्टेट एंड सेंटर। इसमें 2 का नाम बता रहा हूं, तीसरे पर अगला क्वेश्चन बनाया मैंने। इससे 2 का नाम है आईएएस और आईपीएस। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विस होती है। तीसरी और होती है जो मैं बताऊंगा आपको अभी अगले क्वेश्चन में। ये सर्विसेज जो 3 होती हैं, दे आर कॉमन टू सेंटर एंड स्टेट। मतलब ये सेंटर कंट्रोल करता है पर ये लोग सर्व स्टेट में करते हैं, और सेंटर स्टेट दोनों में ही जो पोजीशंस होती हैं ये बहुत टॉप पोजीशन पे आते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसमें एक पोजीशन होती है जॉइंट सेक्रेटरी की। आप देखते हैं ना 4 बजे जो हेल्थ मिनिस्ट्री अपना पूरा एक ब्रीफिंग देती है पूरी कंट्री को, उसमें जो एक मिस्टर लव अग्रवाल होते हैं, ये द जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं, पहला कैटेगरी। उसके बाद सेंट्रल सर्विस आती है। सेंट्रल सर्विस में वो सर्विस आती है आपकी जो सेंटर ऑपरेट करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जैसे रेलवे की सर्विसेज हो गई, पोस्टल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज एक्सेट्रा। और फिर आती है स्टेट सर्विसेज, जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप जो स्टेट पीएससी देते हैं ना, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, ओडिशा पीएससी, राजस्थान पीएससी, उनकी सर्विसेज जो होती हैं वो स्टेट सर्विस में आती है। ठीक है, तो ये जो ऑल इंडिया सर्विस वाली कहानी है, ये आर्टिकल 312 में बताई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब इन ऑप्शन में बताना है कि कौन सी ऑल इंडिया सर्विस है। ठीक, पहली ऑल इंडिया सर्विस होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरी होती है इंडियन पुलिस सर्विस। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली ये दोनों सर्विस शुरुआत से चलती आ रही हैं। तीसरी नई बनी थी, वो बनी थी 1966 में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब सी ऑप्शन। सो आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज द थर्ड ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, बाकी आईएएस आईपीएस तो है, बाकी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। आईआरटीएस इज द हाईएस्ट रेलवे सर्विस ऑफ इंडिया। आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ये तीनों सर्विस सेंट्रल सर्विसेज है। ठीक है, मतलब इन्हें सेंटर कंट्रोल करता है, ये स्टेट को सर्व, मतलब ऑब्वियसली स्टेट में रहते जरूर है पर इनकी प्राइमरी अथॉरिटी सेंटर के पास रहती है। ठीक, मतलब कि ऑब्वियसली हमारे हर शहर में आईआरएस ऑफिसर है पर ही इज अकाउंटेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पर जो आईएएस ऑफिसर है उससे कंट्रोल सेंट्रल करता है पर वो काम करता है स्टेट। ठीक है, ये फर्क है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये इसका आंसर क्लियर हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक्चुअली इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाने की नहीं, इंडियन मेडिकल सर्विस बनाने की बात भी चली थी, काफी ऑल इंडिया सर्विस बनाने की और बात चली थी, पर अभी सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा बन पाई है, फॉरेस्ट सर्विस। बाकी की बातें चलती रहती है पर वो प्रोसेस पूरे नहीं हो पाते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ जानकारियां हैं, बताइए सही है या नहीं। आर्टिकल 324 में तीनों स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। आर्टिकल 324 डील्स विद इलेक्शन कमीशन, ये सही है या नहीं, सोचिए एक बार। ये सही है, 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में ही होता है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर, ये सही है या नहीं। यस, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। तो टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड एज अ सिंगल मेंबर बॉडी, ये सही है या नहीं, मतलब शुरुआत से ही 3 लोग थे, शुरुआत में 1 मेंबर था। द आंसर इज, जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी वर्किंग शुरू करी थी 1950 में, तब
उसके सिंगल मेंबर होते थे, मतलब एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे। अब एक बात समझ लीजिए, तो 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक, यहां तक सिंगल मेंबर रहा है। 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करे, तो नंबर ये 89 है, ठीक है, 89, तो नंबर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद जनवरी 1990 में दोबारा सिंगल पर्सन मॉडल पे वापस आ गए, और फिर अक्टूबर 1993 में दोबारा 3 मेंबर्स आ गए। अब तब से 3 मेंबर वाली कहानी चलती आ रही है, तो दिस इज द फाइनल थिंग, ठीक। सो एक्चुअली ये जो 1989 का ड्यूरेशन है ना, यहां पे वोटिंग एज कम करी गई थी 21 से 18 ईयर्स तक। तो इलेक्टोरेट के मेंबर्स काफी बढ़ गए थे, इसलिए लोड बढ़ गया था, इसलिए मेंबर्स प्रेसिडेंट ने बढ़ाए थे, 3 हो गए, फिर दोबारा 1 हुए, फिर 3 हो गए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना डेट्स नहीं पूछेंगे आपसे, पर आप इतना ध्यान रखिए, शुरुआत 1 मेंबर से हुई थी, बीच में 3, फिर 1, फिर 3, अब 3 चलते आ रहे हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इतना जानकारी काफी रहेगी। सो आप देख सकते हैं आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, जो उनके आर्टिकल्स दिए हैं, दे आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन। आप जानते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है। आपको वही बताना है, इसमें से मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16, उसके बाद आर्टिकल 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30, इन पांचों आर्टिकल्स में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, नॉट टू फॉरेनर्स। बाकी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15 इज द आंसर। 15 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, बाकी 14, 20, 21 जो है, 14, 20, 21 दोनों को अवेलेबल है, दोनों मतलब सिटीजन्स को भी फॉरेनर्स को भी। अब एक बार देख लीजिए 15 किसके खिलाफ है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला है आर्टिकल 15, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 बोलता है। व्हाट इज 16, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। 19 किसके बारे में है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, हमें जो 5-6 तरह की फ्रीडम मिलती है, कौन सी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन एक्सेट्रा, वो वाला होता है। 29 और 30 माइनॉरिटी राइट्स होते हैं। 29 होता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और 30 होता है माइनॉरिटीज का राइट, ताकि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर पाए, प्रमोट कर पाए, ठीक है। तो ये 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी ये सारे आर्टिकल, 14 किसका होता है, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इक्वालिटी वाला राइट है 14 में। 20 किसके बारे में होता है, जो किसी ऑफेंस में कॉन्विक्ट्स होते हैं, उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, जो 20 में लिखा हुआ है। और 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों को अवेलेबल होते हैं। आप बस इनको याद रख लो, 1, 2, 3, 4, 5, बस कहानी खत्म, बाकी तो सबको अवेलेबल होते हैं। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, आगे भी चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, वो किससे इंस्पायर्ड है, कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से। आंसर है, वैसे ड्यूटीज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफी सवाल दिए थे, 4 से 5 सवाल, तो बस एक रह गया था, यूएसएसआर, ठीक है। सो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी आप देखेंगे यूएसए, कनाडा और फ्रांस में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन नहीं है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, पर हमारे में है। जबकि हम भी डेमोक्रेसी है और ये यूएसए, कनाडा, ये सब भी डेमोक्रेसी है, तो यूएसए, कनाडा, फ्रांस में तो नहीं है, यूएसएसआर में है, और हमने यहीं से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा है, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी का नाम याद आया आपको, स्वर्ण सिंह कमेटी, अगर याद हो, पिछले एमसीक्यू में बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 6, पुंछी कमीशन 2007 में अपॉइंट करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये किसके बारे में, कमिटीज और कमीशंस का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर है सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर। और आप जानते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में गवर्नर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होल्ड करता है, तो गवर्नर के पावर के ऊपर भी इस कमीशन ने काफी कुछ बोला है, ठीक है। इसका पूरा नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबों में इनके रिकमेंडेशंस आते हैं, पर जिस्ट पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, इट हेल्प्स यू टू इलेबरेट दी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बट हाँ, वो कमीशन किसके बारे में थी, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और तुक्का मत मारना कि क्योंकि अगर आपको ए ऑप्शन नहीं पता, तो बाकी चीजों पे भी कमीशन काफी बैठ चुकी हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, सब पे तो पता होना चाहिए प्रिसाइजली। फिर लॉजिक मत लगाना नहीं पता होने पर कि हाँ पुंछी नाम से लग रहा है, नाम से कुछ नहीं लगता, ठीक, पता होना चाहिए, दैट इज द ओनली थ्योरी इन दिस, तुक्का नहीं होना चाहिए। 7th,
नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर होती है आर्टिकल 352 में, इट कैन बी इम्पोज्ड इन ऑल द सिचुएशंस एक्सेप्ट, द आंसर इज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन तीन खतरों को नजर रखते हुए प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं, पूरे इंडिया में या किसी एक पार्ट में भी इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि वॉर होने पर ही इमरजेंसी होती है। अगर वॉर का एक आशंका है कि वॉर हो सकती है, तो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। ठीक है, एक बात और, दो अमेंडमेंट की बात करूंगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस एक्ट में चेंज ये करा गया था कि पहले जो इसमें सिस्टम था, इट वाज, ये सिर्फ पूरे कंट्री में लगती थी, पर इस अमेंडमेंट के बाद एक रूल में चेंज लाया गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो नेशनल इमरजेंसी इंडिया में पूरे में लगा सकते हैं, किसी एक पार्ट में भी लगा सकते हैं। ये चेंज कहां से है? 42nd वाले से, 42nd वाले से। और इससे ओरिजिनली जो प्रोविजन इमरजेंसी के बने थे फॉर नेशनल इमरजेंसी विच इज गवर्न बाय 352 आर्टिकल, उसमें तीन प्रोविजन थे। पहला था वॉर, दूसरा था एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 का आया, उसमें इसको हटा के रिप्लेस किससे करा गया? आर्म्ड रेबेलियन से। कि अगर हमारे देश के अंदर आर्म्ड रेबेलियन हो जाती है तो इमरजेंसी लग सकती है, बिकॉज आर्म्ड रेबेलियन इज अ मोर प्रिसाइज वर्ड, जबकि इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी सब्जेक्टिव वर्ड था। और आप जानते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस के रीजन को कोट करते हुए 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उस डर, उस खतरे को हटाने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट में चेंज करा गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इज नॉट द रीजन। ठीक है, कि बस कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो आप ऐसे इमरजेंसी नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आर्म्ड रेबेलियन हो गया कि बहुत सारे लोग बंदूकें लेके पूरा अटैक वटैक कर दिए, तो ये हो सकता है। ठीक है, सो दिस वर्ड वाज रिप्लेस्ड बाय दिस वर्ड, अब ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। वैसे मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं जिसमें इमरजेंसी के सारे कैटेगरीज आपको डिटेल में समझाऊं, उसका एक सब्जेक्टिव वीडियो बनाने की मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूं, वो मैं लाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू और नॉट। ये आपसे पूछा है, ट्रू या फॉल्स, यस या नो। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है कौन से आर्टिकल के थ्रू? 360 के थ्रू। और कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। अब सवाल ये है, अगर प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी, बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड कि हाँ लगनी चीज उन्होंने लगा दी, क्या ये डिसीजन उनके लगाने का जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है? नहीं आता। मतलब क्या कोर्ट्स इस डिसीजन पे कुछ मतलब जजमेंट या रिव्यू कर सकती है या नहीं? आंसर है यस, कर सकती हैं। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां पे दो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, 1975 का, और दूसरा अपना वही ये जो मैंने बताया था ना आपको, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970, कहां गया, हाँ ये 78 का। ठीक है, इसमें यह बोला गया था कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू, पर इसमें 44th में दोबारा क्या बोल दिया? नो, इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो काफी कोर्स करेक्शन करा गया है 44th अमेंडमेंट में। आप पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो इस बात को ऑब्जर्व करते होंगे। सो इट वाज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव अमेंडमेंट है, काफी रैशनलाइज करा गया कुछ एक्सट्रीम डिसीजंस को। होगी बात क्लियर? तो करंट फंडा ये है कि जुडिशियल रिव्यू में आता है, और हिस्ट्री मैंने बता दिया आपको। 9th, प्रेसिडेंट के पास बहुत तरह की वीटो पावर्स होती हैं, उसमें एक होती है पॉकेट वीटो। तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी पॉकेट वीटो कितने दिनों की है? अब मैं आपको बता दूं पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है। पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लेना, इन द सेंस कोई बिल जब पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास रेटिफाई या साइन करने के लिए, तो अगर वो उसको रेटिफाई ना करे, रिजेक्ट भी ना करें, बस ऐसा ही रख दें, कोई एक्शन ना ले, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि ना तो हां बोला ना तो ना बोला। ठीक है, तो उस केस को बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक, तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो की लिमिट कितनी है, कितने समय तक वो इस चीज को कर सकते हैं कि कोई जवाब ना दे? आंसर है इनडेफिनिट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे, नॉट फॉर ऑल द बिल्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट जनरली स्पीकिंग एक नॉर्मल जो बिल होता है, रेगुलर बिल जो होता है,
उसको वो इनडेफिनेट टाइम तक रख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। पर अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट से कंपेयर करें, अमेरिका के प्रेसिडेंट से कंपेयर करें, उनके पास भी पॉकेट वीटो होता है, पर 10 दिन का होता है। 10 दिन तक वो डिले कर सकते हैं, उसके बाद उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। पर हमारे प्रेसिडेंट के पास इनडेफिनेट होता है। इसलिए एक बात कही जाती है, पॉकेट्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द वीटो पावर आर लार्जर एज कंपेयर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, होगी बात क्लियर? इसे पॉकेट वीटो बोलते हैं। 10th, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम, वहां से लिया गया है। 18 या 17, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? ठीक है, तो हम वी आर नॉट एग्जैक्टली अ फेडरेशन लाइक यूएस, बट हमारे काफी फीचर्स फेडरेशन की तरह हैं। तो इनमें से कौन सा फीचर हमारे फेडरेशन का पार्ट नहीं है? पहला देख लीजिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये तो है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट भी और इंटीग्रेटेड भी है, मतलब कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर हाई कोर्ट, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यस भाई, प्रॉपर स्टेट लिस्ट होती है, सेंटर लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, डिवीजन ऑफ पावर तो करा गया है। तीसरा, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। हाँ, ये फीचर है हमारा। हमारे राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, राज्यसभा में बहुत सारे स्टेट से मेंबर आते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होके। पर क्या सबके बराबर आते हैं? बिल्कुल नहीं। यूएसए में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बराबर है, पर हमारे यहां नहीं है। कुछ बड़े स्टेट जैसे यूपी हो गया, वहां से ज्यादा मेंबर्स है, कुछ से काफी कम है। ठीक, तो ये है आखिरी। अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स फॉर फॉर्मिंग ऑफ फेडरेशन। नहीं, हमारी कंट्री में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, उन्होंने आपस में अग्रीमेंट करके इंडिया नहीं बनाया है। इंडिया इनसे बहुत ऊपर है। इंडिया बना है जिसके बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स ने अग्रीमेंट करके आपस में इंडिया एज अ नेशन को नहीं बनाया है। तो ये बात गलत है, बाकी सारे फीचर सही हैं। ठीक, और आप जानते भी हैं, इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल बट द स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। स्टेट्स को आराम से 2 सेट में तोड़ा जा सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, पर इंडिया का ऐसा नहीं हो सकता। पर अमेरिका में ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। वहां का जो सेंटर है वो भी, मतलब एज अ कंट्री, यूएसए भी इनडिस्ट्रक्टेबल है और वहां के स्टेट्स भी इनडिस्ट्रक्टेबल है। इंडिया की तरह सेंटर चाहे तो वहां के स्टेट्स की बाउंड्री या नेम चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। 11th, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन फ्रॉम राज्यसभा? आप जानते हैं कि कोई इंसान को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, और कहीं से भी नहीं हो सकता है। मतलब कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है, और उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर बनना पड़ेगा। तो 6 महीने का रिलैक्सेशन होता है। खैर, राज्यसभा से कितने प्राइम मिनिस्टर थे? आंसर 3 है। 3 इज द आंसर। ठीक है, कौन से 3? पहले इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, इनका ईयर था 1966। फिर एच डी देवेगौड़ा जी थे, एच डी देवेगौड़ा, इनका ईयर था 1996। फिर मनमोहन सिंह थे, ये भी राज्यसभा से थे, मनमोहन सिंह 2004। बस ये 3 केसेस हैं। ये तीनों प्राइम मिनिस्टर बने थे, पर तब वो लोकसभा नहीं राज्यसभा के मेंबर्स थे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स आर देयर इन इंडिया? जोनल काउंसिल देखिए क्या होता है, कुछ स्टेट का ग्रुप होता है। जब वहां के चीफ मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज मिलके उस पूरे एरिया के बारे में डिस्कशंस करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर, मतलब पूरे देश को कुछ जोन्स में डिवाइड करके उस जोन के लोग मिलके वहां के डेवलपमेंट और प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी तरह काम कर सकें। ठीक है, अब एक ध्यान रखिएगा, जो अपना ये हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था 1956। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो था, उसके अकॉर्डिंग बनी थी हमारी जोनल काउंसिल्स। सो जोनल काउंसिल्स आर किस टाइप की बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी। दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है, ये लोग एक्ट से बने, मतलब स्टैट्यूट से बने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कितने तरह की होती हैं? ये कितनी है मतलब इंडिया में? 6। कौन सी 6 बता दूं मैं आपको? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सदर्न, वेस्टर्न, उसके बाद ईस्टर्न, सेंट्रल और एक नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कुछ जगह पे 5 आंसर लिखा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का नाम जोनल काउंसिल नहीं है, काउंसिल है, पर वो भी एक्ट से ही बनी है, तो आप 6 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरूरी बात, जोनल काउंसिल में कौन कौन होता है? जोनल काउंसिल को हेड कौन करते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर। और इसमें
उस काउंसिल में जितने भी स्टेट्स आते हैं उसके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, दो और मिनिस्टर होते हैं और वहां के चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, सो जितने भी स्टेट किसी जोन में आएंगे उसके चीफ मिनिस्टर्स, दो मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरी सारे स्टेट्स के। ठीक है, और हेड कौन करता है? यूनियन होम मिनिस्टर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल एक्चुअली यही था पर मैंने आपको पहले समझा दिया। होगी बात क्लियर? अब एक सिंपल एग्जांपल देखो कि सेंट्रल वाली में कौन आता है। मैं एक दो बता रहा हूं, बाकी आप लिस्ट पूरी देख लेना। सेंट्रल में आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उसी तरह से ईस्ट में कौन आते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और कौन सा हो गया, हाँ ये आते हैं। तो अपना बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। एक बात और, हाँ एक चीज और थी इसमें, सिक्किम। सिक्किम पहले ईस्ट वाले में आता था, मतलब किस में आता था? ईस्ट जोनल काउंसिल में। पर अब इसे कहां शिफ्ट करा जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट वाली काउंसिल में। 1971 में बनी थी नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल, सिक्किम को अब ईस्ट से लेके कहां ले जाया जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट वाले में। तो अभी इसमें चार ही बचे हैं, समझ गए? इस तरह से नॉर्थ वाले, मतलब ऐसे आप हर जोन का देख लीजिएगा। नेम ऑफ द स्टेट इज नॉट इंपॉर्टेंट कौन से, क्योंकि हमें ब्रीफ आइडिया तो है, कुछ एग्जांपल बता दे मैंने आपको, सेंट्रल में कौन है, ईस्ट में कौन है, इस तरह से। ठीक है, तो 6 काउंसिल बनती है, तो आंसर कितना हो गया? 6। तो कौन कौन है, एक दो के एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, और हेड कौन होता है वो जरूरी है। उसी पर अगला सवाल, हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल्स? एंड द आंसर इज यूनियन होम मिनिस्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस कैन बी कॉल्ड फॉर। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। कई बार कई बिल्स के पास करने में दोनों हाउसेस की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, पर वो दो केसेस में कभी नहीं बुलाई जा सकती। इट कैन नेवर बी कॉल्ड फॉर मनी बिल, इट कैन नेवर बी कॉल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन दोनों के लिए जॉइंट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, और आप तो जानते हैं कि मनी बिल में एक्सेसिवली हाई पावर लोकसभा के पास होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। पर दोनों बिल्स की हम एक्चुअल प्रोसेस की बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि वो एक बहुत अलग सा लंबा प्रोसीजर है। पर अभी तक ध्यान रख लो, जॉइंट सिटिंग जो होती है इन दोनों के लिए नहीं बुला सकते, बाकी के लिए बुला सकते हैं। और एक बात और बता दीजिए, पहले पूछा मैंने आपसे, जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, चले तो थोड़ा एक्सेप्शन ध्यान रखना, इसमें आंसर नन है, इन दोनों के लिए नहीं बुलाई जा सकती। ठीक, 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी मैंने वाइस प्रेसिडेंट का तो हम क्वेश्चन पहले ही कवर कर चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट की लिमिट क्या होती है? 35 ईयर्स। और एक बात और ध्यान रखिए, पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35 के बराबर है उससे ज्यादा होनी चाहिए। पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, और ही शुड और शी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये चार कंडीशंस होते हैं। ठीक है, 16, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन द ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज? तो मान लीजिए हम किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर रहे हैं, तो वहां की जो स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर है उसका रोल क्या होता है? आंसर है एडवाइजरी रोल होता है। अब दो बातें ध्यान रखिएगा, किसी स्टेट को दो पार्ट्स में तोड़ना या दो स्टेट्स को मिलाना, किसी स्टेट्स की बाउंड्री ऑल्टर करना, नेम ऑल्टर करना, एक्सेट्रा, बाउंड्री कम करना या ज्यादा करना, ये सारे काम की जानकारी कहां दी हुई है? आर्टिकल 3 में। ठीक, और ये काम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पर इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल जब भी पार्लियामेंट में आता है उसे किसकी परमिशन से लाया जा सकता है? प्रेसिडेंट की परमिशन इज प्रायर, उनकी परमिशन के बिना ऐसे बिल नहीं आ सकते। और दूसरी बात, प्रेसिडेंट ओपिनियन के लिए ऐसे प्रपोजल्स को उस स्टेट के लेजिस्लेचर के पास भी भेजेगा, और उस स्टेट लेजिस्लेचर की जो ओपिनियन है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। मतलब अगर वो स्टेट मना कर रहा है कि हमें मत तोड़ो, फिर भी उसको बाईपास करके पार्लियामेंट ऐसा बिल पास कर सकती है, पर ओपिनियन लेना जरूरी है। दो बातें, ठीक है, तो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड दी ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और ऐसे बिल कैसे पास होते हैं, एक बार और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 3 ये बोलता है कि अगर आपने पार्लियामेंट ने पास करके किसी बिल के थ्रू किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करी, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसीलिए इसको ऐसे बिल पास करने के लिए सिर्फ क्या काफी होगा? सिंपल मेजोरिटी। आपको कोई 2/3 मेजोरिटी और उन सब की बात नहीं करनी, सिंपल मेजोरिटी इज इनफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं आती वो चीजें। 17,
दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर यूपीएससी, दो तीन चार सवाल में लाया था, दो तीन तीन सवाल शायद पिछले साल के। ये आई थिंक ये 17 का है, शायद 17 या 18 का यूपीएससी प्रीलिम। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, कौन फाइल कर सकता है? एनी पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, a resident of a constituency from which the election is to be constituted contested। मतलब क्या सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंसान वहां पे खड़ा हो सकता है? उसके बाद एनी सिटीजन whose name appears in the electoral roll of a constituency, या फिर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन देखा आपने, a resident of the constituency from which the election is to be contested। सोचिए एक बार सही आंसर क्या है। कोई भी, सिर्फ सिटीजन, सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का सिटीजन, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का सिटीजन कहीं भी लड़ सकता है। द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। आपका नाम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, तब आप कहीं से भी लड़ सकते हो। तो अगर मेरा किसी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर लखनऊ की इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम है और मैं कहीं और से इलेक्शन कानपुर से लड़ना चाहता हूं, मैं लड़ सकता हूं। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बिफोर सेंडिंग इट टू राज्यसभा हु सर्टिफाइज द मनी बिल? एंड द आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जब भी लोअर हाउस मतलब लोकसभा से मनी बिल जाता है अपर हाउस मतलब राज्यसभा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा उसे सर्टिफाई करता है कि हां ये मनी बिल है, तब जाके वो अपर हाउस में जाता है। और अपर हाउस की पावर्स काफी कम होती है एज कंपेयर टू लोअर हाउस फॉर द पासिंग ऑफ मनी बिल। इसकी डिटेल बात किसी अपकमिंग वीडियो में करेंगे, ठीक है। 19th, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, द आंसर इज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है, तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेता है, मतलब कि इन द सेंस डिस्कस करता है, उनके ओपिनियंस लेता है। होगी बात क्लियर? और मेन चीज यही है, मतलब कि यहां पे जो डाउट आता है ना, डाउट ये आता है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर में कई बार लोग डाउट करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, द जजेस आर ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मतलब एक कंसेंट या डिस्कशन या ओपिनियन लिया जाता है, वो एक बात है। ये बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 20 द लास्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? द आंसर इज केरला हाई कोर्ट, ठीक है। तो लक्षद्वीप में जो भी चीजें होती हैं वो केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है। तो ऐसे और भी केसेस है जहां पे एक हाई कोर्ट मल्टीपल एरियाज को केटर करता है, उसकी हम बातें और करेंगे। फिलहाल लक्षद्वीप इज अंडर केरला, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आपको कंटेंट पसंद है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक बटन नीचे बना, उसको लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक दीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। इस सीरीज में कुछ थ्योरी वीडियोस में बहुत जल्दी लाऊंगा, जैसे इमरजेंसी के ऊपर, मनी बिल के ऊपर, बहुत जल्दी पॉलिटी के ऊपर और बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।